ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੜਨਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉੜਨੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राणा साहब, ये किस तरह है सारा वाकया? बहाड़ी थाना मेलसी सिटी का एक छोटा सा एरिया खानपुर, आबद और रजिया के दरमियान में गलत नजायज रिलेशन बन जाते हैं। भाभी को माँ कहा जाता है, भाभी माँ के रूप में होती है, जो बड़ी भाभी होती है। तो इस शख्स ने अपनी माँ के साथ वो नजायज ताल्लुक बनाए और ये 1.5 से 2 साल तक ये सब मामला चलते रहे बकौल मुल्जमान। कई दफा मकतूल खालिद ने इनको रंगे हाथों पकड़ा। वो शरीफ आदमी होगा जो उसने 2-3 दफा पकड़ कर भी इनको कोई सजा नहीं दी या इनको घर से नहीं निकाल दिया। तो मुल्जमान का कहना है कि जब उसने पहली दफा हमें पकड़ा तो हमने उनसे माफी तलाफी मांगी, उनके पैर पकड़े, उनसे रोते चीखते माफिया मांगती रही रजिया भी, तो उसने माफ कर दिया। उसने कहा भाई आइंदा से ऐसी हरकत ना हो। लेकिन इनका कुछ रोज गुजरने के बाद फिर इनका यही मामूल था। ज़हीर साहब, जब एक लड़के को किसी लड़की के जिस्म की आदत पड़ जाती है ना, कवारे लड़के को, और उसको वो अवेल भी घर में हो, तो वो ये नहीं हो सकता है वो कभी भी माफी की सूरत में वो मना हो जाए। हाँ, उससे दूरी जो है ना, उसको दूर कर दिया जाए, या उसको या ऐसा वक्त देखें तो या तो बीवी को तलाक दे दें या भाई को निकाल दें। दोनों में से एक काम करेंगे तो वो आपकी जिंदगी की जमानत होगी। ये जो मकतूल खालिद ने उनको, आबद को, रजिया को माफी दी, वो माफी जो है वो इसके कत्ल की वजह बन गई। अगर वो उस दिन इनको माफ ना करता गलत काम से, हराम कारी से, तो आज खालिद जो है वो जिंदा होता। खालिद ने फिर गलती की, फिर पकड़ा, फिर गलती की, फिर पकड़ा, फिर गलती की। फिर आबद और रजिया वो दोनों में इतने ज्यादा गहरे रिलेशन बन गए थे कि शायद वो शोहर भी उसको जो था ना वो जहर लगने लग गया था। आबद के साथ रिलेशन में वो इस पोजीशन पर आ जाती है कि मैं अपने शोहर से कैसे जान छुड़वाऊं, मैंने अपने शोहर को कत्ल करवाना है। और आबद, इसको कत्ल तुमने करना, चाहे तुम्हारा भाई है, इसको तुमने कत्ल करना है। मेरा जो तुम जिस्म नोचते रहे हो, ये उसका कर्ज है तुम पर। ये कर्ज उस सूरत उतरेगा जब तुम खालिद को मारोगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो उसको इस तरह इश्तियाल दिलाती है। इसी सोच में कई रोज गुजर जाते हैं कि उसको कैसे मारा जाए। उसकी गर्दन काट दी जाए, उसको दरिया में फेंक दिया जाए, नहर में फेंक दिया जाए, या उसको कोई गोली मार दी जाए। आबद की अब हिम्मत नहीं पड़ती। आबद बेसिकली बुज़दिल आदमी था। जनाकारी तो वो अपनी माँ के साथ करता रहा, अपनी भाभी के साथ करता रहा, लेकिन जब भाई को कत्ल करने की बारी आई, वो शायद भाई भी था, शायद वो बुज़दिल भी था, वो उसको कत्ल करने में उसने कई रोज लगा दिए। इस दौरान जो रजिया थी, रजिया उसको रोज इश्तियाल दिलाती। फिर जब उसके पास खालिद के निकल जाने के बाद उसके पास आता कि मैं फिर वो गलत कारी करूं, तो रजिया उसको बुरे तरीके से डांट देती, झटक देती कि जब तक तुम खालिद को नहीं मारोगे तुम मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते। वो एक ये नशे की मानद होता है, ये भी काम जो जनाकारी होती है, और वो भी घर में अवेल हो, तो वो उसका नशा जो वो पूरा नहीं हो रहा था। फिर वो प्लान बनाते हैं दोनों बैठ के, फिर दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि अब इसको कैसे मारा जाए। रजिया कहती है तुम कुछ ना करो, तुम मुझे गोलियां ला दो, नींद वाली, तुम गोलियां ला दो, मैं इसको गोलियां खिला दूंगी, फिर मरे को तुम मार सकते। तुम इतने ही बुज़दिल हो, किससे तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो? अपने भाई को मार के दिखाओ, जो तुम्हारा रकीब भी, अगर वो नहीं मरता तो फिर आज के बाद तेरा मेरा जिंदगी में खत्म। मैं अपने शोहर के साथ हंसी बसी जिंदगी गुजारूंगी, तू मेरी जिंदगी से फारग है। ये उसको बात गवारा ना थी कि किसी सूरत भी मैं रजिया को अपनी जिंदगी में से निकाल दूं। वो अपने भाई को अब मारने की प्लानिंग करता है। अगली सुबह वो उठते हैं, उठ के वो 81 की गोलियां लाते हैं, 30 गोलियां वो चाय में डालकर उसको पिला देते हैं। वो रात को बेचारा थका हारा सारा दिन का वो सो जाता है। तो ये दोनों उठते हैं, ये जलील शख्स, बदबख्त आदमी, अपने खून को, अपने सगे भाई को, जिसने बाप बनकर इसको पाला जवान किया, उस भाई का ये गला दबा देता है। रजिया अपना दुपट्टा देती है और ये अपने भाई के गले में दुपट्टा डालता है, तो इसके हाथ कांप रहे होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं। तो रजिया इसको कहती जल्दी करो, जल्दी करो, आबद जल्दी कर, आबद जल्दी कर। जब वो देखती है कि इसके हाथ मुसलसल कांप रहे हैं, वो एक साइड से दुपट्टा खुद पकड़ती है और दोनों मिलकर खालिद को गला दबाकर मार देते हैं। ये जुल्म की रात मजीद तवील हो जाती है। उधर उसका शोहर, उसका सुहाग, उसका मजाजी खुदा
मरा हुआ पड़ा हुआ है, जो उन्होंने कत्ल किया उसका सगा भाई जो बाप जाने था वो कत्ल किया हुआ पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, और दोनों उसकी लाश के पास सारी रात हरामकारी करते रहे। तो रजिया कहती है कि अब तो ये सारा कुछ हो गया, ये कैसे करें। उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करते हैं, फिर वो रोना पीटना शुरू कर देती है, वो चलाना शुरू कर देती है, वो ऐसी एक्टिंग करती है कि मोहल्लेदार और रिश्तेदार उसको कोई पहचान नहीं सकता। वहां पर किसी बंदे को ये शक गुजरता है, पुलिस को कोई बंदा इतला दे देता है, पुलिस आती है, तो पुलिस जब उससे सवाल करती है, थाना सिटी मेलसी का जो एसएचओ था मुजाहिद खान बलोच, वो जब उससे सवाल जवाब करता है तो वो उसको मतमिन नहीं कर पाती, उसको शक हो जाता है खातून है, ये कातला है, इस बंदे को मारा गया है, इसने अपनी जान खुद नहीं ली, इसको मारा गया है। वो अपने डीएसपी जो है सईद अहमद सयाल साहब, उनको बताता है, सारी कहानी बताता है कि इस तरह करके फैमिली के अंदर मैयत पड़ी है, तो मैयत को उठाना है, ये कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी नहीं है। वो अपने डीपीओ मोहम्मद अफजल को बताता है, जो बिहारी के डीपीओ हैं, उनको बताता है कि जी ऐसे ऐसे मामला है, उनको इजाजत दी जाती है, नफरी भेजी जाती है वहां से। उसको एक शोर बर्पा हो जाता है मोहल्ले में रिश्तेदारों की मौजूदगी में कि इसको कत्ल किया है, किसने कत्ल किया है, ये बात अब समझ आएगी। अभी 24 घंटे ही गुजरते हैं तो ये सारा मामा हल हो जाता है। आबद को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रजिया को भी गिरफ्तार कर लेती है, और वो पहले ही चंद घंटों में वो सारी हकीकत पुलिस को बता देते हैं कि जी ऐसे ऐसे मेरे देवर के साथ नाजायज तल्लुकात थे, तो उस तल्लुकात को निभाते हुए हमें कई दफ़ा मेरे शोहर ने देखा, तो फिर हमने उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसका गला दबाकर हमने इसको मार डाला है। गिरफ्तार दोवें हो चुके ने जी जी, दोनों गिरफ्तार ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਨਸ क्राइम है? जाहिर साहब ये हिनीस क्राइम तो है, देखें कत्ल भी किया है, कत्ल से पहले जो सारे मामला किए गए कि उसने अपनी माँ जैसी भाभी के साथ, बड़ी भाभी को घरों में माँ कहा जाता है, अपनी माँ के साथ नाजायज तल्लुकात बनाए। एक तवील अरसे तक ये सारा मामला चलता रहा, जब भाई ने देखा तो उसको कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसकी सजा मैं नहीं समझता कि ऐसे जुराइम है उसकी सजा सिर्फ एक गोली होनी चाहिए। अगर आप इस मुआशरे में से ऐसा ये क्राइम खत्म करने हैं तो ये आबद और रजिया जैसे जो लोग हैं, जब तक आप इनको इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे तो ऐसे क्राइम खत्म नहीं होंगे। ये मुआशरे में ये नसूर जो है ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में ये लोग कहते हैं कि जी जब उसकी जान ले ली, वो मारा गया पुलिस मुकाबले में या सजाए मौत हो जाती, तो ये भी तो इबरत होती है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, ये इबरत नहीं है, ये एक कमरे में मरा, किसने देखा, 4 लोगों ने देखा जी मर गया, ऐसी इसको इबरत नहीं कहते। इबरत इसको कहते हैं कि इबरतनाक सजा देना, इसको कहीं किसी चौराहे पर लटका कर मारा जाए, दुनिया देखे और तौबा तौबा करे इस आबद को, रजिया जैसे किरदारों को देखकर दोबारा कोई अपने घर में कोई देवर, कोई जेठ, कोई भांजा, कोई भतीजा अपने चाची के साथ, मामी के साथ, भाभी के साथ ऐसे रिलेशन बनाने का सोचे भी ना। और भाभी, मामी और चाची जो एक माँ का भी रूप होती है, उनको भी शर्म आए कि हमने ऐसा नहीं करना, तो फिर इस तरह के क्राइम रुक सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।